नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। बच्चों, आज मैं बिहार बोर्ड की संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भागः, उसकी भूमिका लेकर उपस्थित हूँ। भूमिका से भी यदाकदा प्रश्न पूछ दिया करते हैं, इसलिए भूमिका का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ऐसे भी मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि भूमिका से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे जो हम पाठ्य सामग्री पढ़ेंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। आइए भूमिका का अद्योपांत अध्ययन करते हैं। आज संस्कृत भाषा की महिमा से सभी लोग अवगत है। कौन नहीं जानते हैं संस्कृत भाषा की महिमा के बारे में। संसार की उपलब्ध भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन तथा सबसे लंबी ऐतिहासिक परंपरा की यह भाषा रही है। संसार में जितनी भी भाषाएं उपलब्ध है उसमें सबसे प्राचीन तो संस्कृत भाषा है ही, और सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है पूरे विश्व का ऋग्वेद, वह भी संस्कृत भाषा में ही है। ऋग्वेद के समय से आज तक अनवरत इसका इतिहास तथा वाचिक प्रयोग होता रहा है। इसलिए संस्कृत का जो प्रयोग है, इस भाषा का जो प्रयोग है, ऋग्वेदिक काल से ही आज तक चलती आ रही है। पहले तो यह आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, और आज भी यह विद्वानों की भाषा, साहित्य की भाषा है ही। प्रत्येक भारतीय के हृदय में इसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव विद्यमान है। जो भारतीय संस्कृति में आस्था रखते हैं, जो भारत से अपनी वास्ता रखते हैं, सबके हृदय में इस भाषा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव विद्यमान है, देखा जाता है। विदेशी लोगों ने भी संस्कृत का महत्व स्वीकार करके इसके पठन पाठन की व्यवस्था अपने विश्वविद्यालयों में की है। देश की बात तो छोड़िए, विदेशों में भी कई ऐसे देश हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, कई ऐसे देश हैं जहां संस्कृत के महत्व को स्वीकार किया गया है, और इसके पठन पाठन की व्यवस्था जैसे भारत में है, कहीं इससे बेहतर अपने यहाँ करने का प्रयास किए हैं। संस्कृत भाषा से उत्तर भारत की सभी भाषाएं निर्गत हुई है, चाहे हिंदी हो, बंगला हो, उड़िया हो, असमिया भाषा हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी या डोंगरी हो। दक्षिण भारत की भी सभी भाषाएं अपनी शब्द संपत्ति के लिए विपुल रूप से संस्कृत भाषा पर आश्रित है। भारत में लगभग जितनी भाषाएं हैं, सिर्फ एक दक्षिण भारत में जो चलती है द्रविड़ भाषा, उसको छोड़कर लगभग सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। और कुछ का नाम, जैसे उत्तर भारत की कुछ भाषाओं का नाम लिया गया है, जैसे हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती। ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये कहाँ चलता है। गुजराती है, ये गुजरात में चलती है। पंजाबी के बारे में जानते हैं, और डोगरी जम्मू कश्मीर में ये भाषा चलती है। ये तो उत्तर भारत की भाषाओं का नाम आपके पाठ्य पुस्तक की भूमिका में लिया गया है, परंतु दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो शब्द सामग्री के दृष्टिकोण से हो या उत्पत्ति के दृष्टिकोण से हो, वह संस्कृत भाषा से ही वास्ता रखती है। सिर्फ एक, जिसका मैंने नाम अभी आपको बतलाया, द्रविड़ भाषा, उसको छोड़कर दक्षिण भारत की सभी भाषाएं अपनी शब्द संपत्ति के लिए विपुल रूप से संस्कृत भाषा पर आश्रित हैं। आज के वैज्ञानिक युग में संस्कृत की उपयोगिता पद पर प्रतीत होती है। संस्कृत भाषा की जो उपयोगिता है, पद पर इसकी उपयोगिता परिलक्षित होती है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में यदि भारतीय भाषाएं उनके सिद्धांतों की व्याख्या करती है, तो पारिभाषिक शब्दावली के लिए संस्कृत का स्रोत ही एकमात्र आलोक स्तंभ के रूप में खड़ा दिखाई देती है। देखिए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे टेक्निकल क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, जहाँ कुछ पारिभाषिक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए जब शब्द चयन की बात आती है तो भारत की संस्कृत भाषा जो है, इसकी ओर लोग देखते हैं, इसको देखते हैं और उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ न कुछ निकल करके आएगी, कुछ शब्द निकल करके आएगी, जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे। इसलिए कहा गया है, संस्कृत का स्रोत ही एकमात्र आलोक स्तंभ है। आलोक का मतलब प्रकाश, प्रकाश का स्तंभ, प्रकाश के स्तंभ के रूप में खड़ा दिखाई देता है। आज के वैज्ञानिक युग में संस्कृत की उपयोगिता पद पर प्रतीत होती है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में यदि भारतीय भाषाएं उनके सिद्धांतों की व्याख्या करती है, तो पारिभाषिक शब्दावली के लिए संस्कृत का स्रोत ही एकमात्र
आलोक स्तंभ के रूप में खड़ा दिखाई देता है। बच्चों, आज के वैज्ञानिक युग में संस्कृत के बिना हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान का कोई क्षेत्र हो, टेक्निकल हो, मेडिकल साइंस हो, जहाँ भी कुछ परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है तो सब संस्कृत भाषा की ओर मुखातिर होते हैं और आशा सजोए हुए रहते हैं कि ये जो पारिभाषिक शब्दावली है वह संस्कृत भाषा से मिल जाएगी और ऐसा मिलेगी कि वो अर्थपूर्ण हो, सारगर्भित हो। भारत एक बहुभाषी देश है। हम हर एक नागरिक लगभग कई भाषाओं को जानते हैं, वो हिंदी भाषा हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी हो और जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जन्म से ही बोलते हैं। तो बहुभाषिक देश इसलिए बहुभाषिक देश कहा गया है, जिसमें विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक रूपांतरण के लिए संस्कृत एक मध्यस्थ भाषा के रूप में अवस्थित है और इसमें देखा जाता है कि एक भाषा का रूपांतरण दूसरी भाषा में करते हैं और जब रूपांतरण में शब्दावली की आवश्यकता होती है तो फिर हम संस्कृत भाषा की ओर देखते हैं और यहाँ से शब्दावली विद्वानों को मिल जाती है और वो रूपांतरण कर पाते हैं, अपने भावों को एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रकट कर पाते हैं। इसलिए इसे एक मध्यस्थ भाषा के रूप में भी कहा गया है। उन भाषाओं को संस्कृत की शब्दावली आकृष्ट करती है तथा अनुवादक सरलता से एक भाषा से दूसरी भाषा में अभिव्यक्त कर लेते हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जब रूपांतरण होता है भाषा का तो अनुवादक शब्दावली ग्रहण करते हैं संस्कृत भाषा से। आइए फिर हम आगे देखते हैं। संस्कृत में शब्द निर्माण की क्षमता संसार की सभी भाषाओं से अधिक है। शब्द निर्माण की आवश्यकता, सभी भाषा शब्द निर्माण करती है। शब्द के बिना कोई भाषा आगे बढ़ ही नहीं पाती है और शब्द निर्माण के क्षेत्र में संस्कृत भाषा सबसे आगे है। हजारों धातुओं, प्रत्ययों, उपसर्गों तथा संबद्ध अर्थों की व्यवस्था ऐसे वैज्ञानिक रूप में इस भाषा में वर्तमान है कि कोई भी नव शिक्षार्थी नए शब्दों को अपनी सुविधा के अनुसार निर्मित कर सकता है। इसमें जब आप अध्ययन करेंगे तो धातु, प्रत्यय, उपसर्ग और अन्य संबद्ध अर्थों की सहायता से जो देखेंगे जो कैसे शब्द का निर्माण होता है और हर एक शब्द की जो सिद्धि है वो देखते हैं और यह पाते हैं कि जब भी कोई शब्द की आवश्यकता होती है तो उसके सुविधा के अनुसार निर्माण कर लेते हैं। इसलिए आज विश्व भर में पारिभाषिक शब्दावली के लिए भविष्य का विज्ञान जगत संस्कृत की ओर उन्मुख है। भविष्य का विज्ञान जगत और आज का भी विज्ञान जगत जब संस्कृत की ओर ही देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली मिल जाए, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में भी जिक्र हुआ है। विज्ञान का कितना भी विकास हो, उसके उपकरणों के लिए पारिभाषिक शब्दावली देने में संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। आज भले ही हम लोग अंग्रेजी की ओर मुखातिर होते हैं, सब कुछ ये चाहते हैं चलो अंग्रेजी में हो, परंतु नहीं, अंग्रेजी के विद्वान भी पारिभाषिक शब्दावली के लिए संस्कृत भाषा की ओर ही देखते हैं। संस्कृत में शब्द रचना के उदाहरण के लिए हम योग शब्द को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो देखते हैं कि इसके पूर्व विविध उपसर्गों के इकहरे, दोहरे, तिहरे प्रयोग से अनुयोग, वियोग, संयोग, अभियोग, आयोग, प्रतियोग, उपयोग, व्यायोग, प्रतिसंयोग, अध्यायोग, अभ्यनुयोग इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। एक शब्द है योग और उसमें विभिन्न प्रकार के उपसर्ग लगाकर कितने शब्द का निर्माण हो जाता है। दूसरी ओर प्रतियों की अद्भुत श्रृंखला शब्दों से लगाकर प्रायोगिक, संयोगिकता, अभियुक्ति इत्यादि विविध शब्दों का जन्म होती है। उसी प्रकार प्रत्यय लगा करके भी इस योग शब्द में प्रत्यय लगा करके भी कई प्रकार के शब्दों का निर्माण हो जाता है। बच्चों, ऐसी समृद्ध भाषा होने पर भी संस्कृत को आज के भौतिकता प्रधान युग में अनेक संघर्ष और प्रतिघात झेलने पड़ रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे जो आज संस्कृत के विद्वान उपेक्षित महसूस करते हैं, भले ही इसकी
समृद्ध, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंतु जो आज का जो भौतिक युग है, इस भौतिक युग में इसकी उपेक्षा हो रही है। फिर भी इसका प्रसार नई नई साहित्यिक और शास्त्रीय रचनाओं के द्वारा हो रहा है। फिर भी ये भाषा यूँ बैठी हुई नहीं है, अपने प्रचार प्रसार इसका हो रहा है। अनवरत प्रचार प्रसार के माध्यम से यह पल्लवित पुष्पित हो रही है। इतनी रचनाएं संस्कृत में कभी नहीं हुई जितनी पिछले 100 वर्षों में हुई है। रचना के क्षेत्र में जो नित्य जो देखते हैं हम, इसकी रचना आज और भी अधिक हो रही है। संस्कृत भाषा में रचना की जो क्षमता है वह कमी नहीं है। लोग अधिक से अधिक मात्रा में सृजन कर रहे हैं संस्कृत भाषा में विगत 100 वर्षों में। पहले तो प्राचीन समय में तो संस्कृत भाषा में ही सारी रचना हुआ करती थी, परंतु बीच में कई भाषाओं के जन्म से थोड़ा शिथिलता आई, परंतु आज फिर से हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में काफ़ी ग्रंथों का रचना हो रही है। उनमें अधिसंख्य रचनाएं प्रकाशित है। रचनाएं भारत के सभी राज्यों में होती रही है, इसलिए आज एकमात्र भाषा ही है जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए न सिर्फ बिहार की बात है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो विभिन्न प्रकार राज्य हैं, सभी राज्यों में संस्कृत भाषा में सृजन हो रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाए कि पूरे भारतवर्ष का जो प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है वह संस्कृत है। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। संस्कृत साहित्य में वे सारी बातें आ रही है जो किसी आधुनिक संपन्न भाषा में हो सकती है। आज विद्वानों का एक समृद्ध वर्ग मानता है कि संगणक के लिए भावी भाषा के रूप में संस्कृत ही समर्थ है। अतः भौतिकवादी युग संस्कृत की क्षमता को स्वीकार करती है। जब ऐसा रिसर्च हुआ, संगणक का जब खोज हुई, तो भाषा की जब बात आई तो उसमें देखा गया कि संस्कृत भाषा काफ़ी संपन्न है। के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत भाषा ही मानी गई है। ऐसा हम और आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि विद्वानों का ऐसा मानना है। जो कंप्यूटर के विद्वान हैं उनका मानना है जो संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त भाषा है। संस्कृत की प्राचीनता के साथ आधुनिकता का परिदृश्य निर्विवाद है। संस्कृत भाषा में क्या है, तो प्राचीनता तो है ही, इसमें आधुनिकता का भी समावेश वर्तमान समय में होता चला जा रहा है। इसलिए इसमें संस्कृत की प्राचीनता के साथ आधुनिकता का परिदृश्य निर्विवाद है। ऐसी भाषा का अनुशीलन अपनी संस्कृति के प्रति जो तो हमें प्रबुद्ध बनाता ही है, आधुनिक विषयों को इसी प्राचीन भाषा के द्वारा आत्मसात करने के लिए प्रवृत्त करता है। अपनी संस्कृति को तो संस्कृत भाषा समृद्ध करते ही है, साथ ही साथ सभी भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता इसमें है। आज हमारे बहुभाषिक राष्ट्र में इस सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता राष्ट्र की एकता के लिए है। आज जो देश में एकता की बात आती है तो संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरो कर रख सकती है। अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा की अपेक्षा यह अपने देश की प्राचीनतम सांस्कृतिक भाषा है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, परंतु संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है और पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का प्रयास प्राचीन समय से ही यह करती आ रही है और आज भी कर रही है। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो कर रखने में सक्षम हो सके हैं। इसलिए इसके अनिवार्य अनुशीलन की प्रासंगिकता है। इसलिए इसकी जो प्रासंगिकता है कि संस्कृत भाषा को जीवंत बनाकर रखें ताकि हमारा बहुत सारा जो काम है वह संभव हो जाता है, सहजता से हो जाता है। जिस प्रकार बहुभाषी कक्षा में अन्य भाषाओं को सीखने में संस्कृत सहायक होती है, उसी प्रकार कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता का संस्कृत सीखने में उपयोग किया जा सकता है। बहुभाषिकता की जो बात आती है तो बहुभाषिकता में संस्कृत एक
अहम कड़ी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। बिहार राज्य के संदर्भ में यह बहुभाषिकता केवल मैथिली, भोजपुरी तथा मगही एवं उनकी अंग रूप अंगिका, वज्जिका आदि भाषाओं तक सीमित है। ये सब संस्कृत से अपनी शब्द संपत्ति, व्याकरण तथा वाक्य रचना का व्यापक प्रभाव प्रस्तुत करती है। ये बिहार में खासकर जो भी भाषाएं चल रही है, जितनी भी भाषाएं चल रही हैं, शब्द ग्रहण की शक्ति में, अर्थ ग्रहण की शक्ति में संस्कृत भाषा की ओर मुखातिब होती है और संस्कृत भाषा से ही शब्द और अर्थ ग्रहण करती है। आइए आगे देखें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित कक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आलोक में तथा बिहार की अपनी विद्यालयी आवश्यकता के आलोक में माध्यमिक स्तर कक्षा 9 तथा 10 के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। वैकल्पिक विषय के रूप में जो हमारे बिहार में माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अर्थात कक्षा 9 और 10 के लिए जो सिलेबस का निर्धारण किया गया है वैकल्पिक भाषा के लिए, उसमें संस्कृत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस पाठ्यचर्या में निम्नांकित 5 लक्ष्य रखे गए हैं। क्या? तो ये देखिए, ये पॉइंट वाइज है, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। भार मुक्त शिक्षा का कार्यक्रम। भार मुक्त शिक्षा जो है बच्चों पर थोपी हुई न होना चाहिए, भार स्वरूप न होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई है। बच्चे उन्मुक्त और फ्री होकर के अध्ययन करें, स्वतंत्रता का भाव उसमें जागे, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है कि शिक्षा भार न हो। दूसरी बात है आनंदप्रद अनुभूति के रूप में शिक्षा की प्रस्तुति। आनंदप्रद अनुभूति, जब हम पाठों को पढ़ते हैं, पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तो वह आनंददायक होता है, आनंदप्रद होता है। और जब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जग जाता है तो बच्चे स्वाभाविक रूप से उसे करते हैं और बड़ी तत्परता से करते हैं। फिर देखिए तीसरा पॉइंट जो है वह जीवन के परिवेश से शिक्षा का घनिष्ठ संबंध होना। हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका जीवन के जो अन्य क्षेत्र हैं, हमारा समाज, परिवार, हाँ, उसमें उस शिक्षा का हम उपयोग कर पाते हैं कि नहीं। इस नई शिक्षा पद्धति में जो 1986 का 2005 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसमें खासा ध्यान रखा गया है कि ये विद्यालय का शिक्षा और समाज के बीच जो एक गैप है वह गैप न हो, और इसमें आपके लिए जो यह पाठ्य पुस्तक बना है इस गैप को पाटने का भरसक प्रयास किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। और देखिए आज तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है और इसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर आपका जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण हुआ है उसमें इस बात की काफ़ी हद तक ध्यान रखा गया है कि जो शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो, जो शिक्षा बच्चों को मिले वह गुणवत्ता युक्त हो, उसमें गुणवत्ता हो। आगे 5वां पॉइंट है कंठाग्र करने की परंपरागत पद्धति से हटकर छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना। स्वतंत्र चिंतन के लिए बच्चों को प्रेरित करना, सृजन शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना। सिर्फ रटी रटाई बात जो हमारे प्राचीन पद्धति में हुआ करता था वो बात न हो। अब नए ट्रेंड, नए पद्धति के अनुसार बच्चे पढ़े और अपनी कल्पना शक्ति का विकास करें, सृजन शक्ति का विकास करें, ऐसी बातें इसमें रखी गई है। अगला अनुच्छेद हम देखते हैं। संस्कृत के नवीन पाठ्यक्रम में उपयुक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 10वीं कक्षा के लिए पीयूषम द्वितीय भाग नामक पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुति की गई है। संस्कृत के नवीन पाठ्यक्रम में उपयुक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 10वीं कक्षा के लिए पीयूषम नामक पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुति की गई है। 10वीं कक्षा में जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित किया गया है पीयूषम भाग 2, उसमें इन सारे लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है और सारे लक्ष्यों की पूर्ति करने का हर संभव प्रयास किया गया है। नवीन पाठ्यक्रम तथा वर्तमान पुस्तक की विशिष्टताओं में यह उल्लेखनीय है कि इसमें संस्कृत को एक जीवित भाषा के रूप में देखा जाए, जिसकी धारा निरंतर प्रभावित होती रहती है। आप सुनते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है। ऐसी धारणा जो हमारे मन मस्तिष्क पर डाली गई है एक साजिश के तहत, इस
चीज़ को तोड़ने का प्रयास, इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने का प्रयास किया गया है और इसे एक जीवंत भाषा के रूप में दर्शाई गई है। जब प्यूसम भाग 2 पढ़ेंगे तो इसका आपको बखूबी अंदाज लग जाएगा कि संस्कृत कैसे एक जीवंत भाषा के रूप में है और इस के ऊपर जो एक थोपी गई थी वह निर्मूल साबित हो जाएगा। नए विषयों में पाटलिपुत्र के वैभव, संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं, भारतीय संस्कारों, विश्व शांति तथा शास्त्रकारों का परिचय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो ये पाठ आपको मिलेगा, पाटलिपुत्र के वैभव, संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं, भारतीय संस्कारों, विश्व शांति तथा शास्त्रकारों का परिचय। ये विशेष रूप से है, ये आपके प्राचीन पद्धति में और आज के आधुनिक जो समाज है इसके बीच जो एक गैप है, इस गैप को पाटने में ये सब पाठ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्राचीन रूढ़िग्रस्त समाज के सुधारक स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र भी रखा गया है। आप स्वामी दयानंद के बारे में जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं तो जब आप ये पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको स्वामी दयानंद के से परिचय प्राप्त होगा। इन्होंने जो हमारा समाज, प्राचीन समाज जो रूढ़िग्रस्त था, उन रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास स्वामी दयानंद जी ने की थी। तो उनकी जीवनी से हम लोग अवगत होते हैं और कैसे उन्होंने इस तंत्र को, रूढ़िवादिता रूपी तंत्र को तोड़ने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफल हुए। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो रूढ़िवादिता हमारे अंदर है वह रूढ़िवादिता निसंदेह खत्म हो जाती है जब हम सारी इस प्यूसम द्वितीय भाग का अध्ययन करते हैं। बच्चों, बिहार के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि विद्यापति जो प्रसिद्ध मैथिली कवि हैं के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि सिर्फ मैथिली कवि ही नहीं है बल्कि संस्कृत के भी जाने माने विद्वानों में से एक हैं। इसके बारे में जानेंगे और उनकी उपदेशात्मक और मनोरंजन कथा भी संकलित की गई है। समावेश इस पाठ्य पुस्तक में किया गया है। तो हम मध्यकालीन भारत से भी थोड़ा अवगत हो जाएंगे। बिहार के अंग प्रदेश के प्राचीन शासक राजा कर्ण की दानवीरता से संबद्ध एक नाटकांश भी दिया गया है। अब इसमें देखिए, राजा कर्ण जो महाभारत कालीन है और अंग प्रदेश हमारा जो बिहार प्रांत का अंग प्रदेश है, बिहार प्रांत का अंग प्रदेश जो भागलपुर का क्षेत्र है, भागलपुर बांका इसका क्षेत्र है, इसके बारे में भी उनके दानवीरता के संबंध में भी आपके पाठ्यपुस्तक में स्थान है और दी गई है। आप उसे पढ़ेंगे, वाकिफ होंगे और जानेंगे कि कर्ण कितने दानवीर थे। एक आधुनिक कर्मवीर की कल्पित कथा भी दी गई है। एक आधुनिक कर्मवीर की जो कल्पित कथा है और उस कल्पित कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कल्पित नहीं है, ये तो हर एक गांव में हो रहा है, हर एक समाज में हो रहा है, ऐसा हर जगह घर घर में देखा जा रहा है। लगेगा नहीं, लगभग इस कहानी से, इस कल्पित कहानी से सभी परिचित हैं। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। जो निर्धन और दलित परिवार में जन्म लेकर भी अपने उद्योग और इच्छा शक्ति से उच्च पद प्राप्त करता है, तो एक मोटिवेशनल भी है। ये कर्मवीर कथा एक मोटिवेशनल पार्ट है और आज के युग में जब बच्चे 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हों तो उसे मोटिवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह तो एक मध्यवर्ती शिक्षा है, इसके नींव पर ही वो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पाठों में नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णन, वाल्मीकि रामायण तथा व्याघ्र पथिक कथा ये पाठ समाविष्ट किए गए हैं। प्राचीन पाठों में जो प्राचीन काल से लिया गया है वो नीति श्लोक है, मंदाकिनी वर्णन है, जिसमें रामायणकालीन दृश्य देखे जाते हैं और वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित है। ये व्याघ्र पथिक कथा से हम अवगत होते हैं और ये बहुत नीतिपूर्ण कहानी है। इसमें जब हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी बात उससे अवगत हो जाते हैं। आज तो नीति कथा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आप जब आगे सिविल सर्विसेज वगैरह का तैयारी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि नैतिक शिक्षा करके एक अलग ही पाठ है। नैतिक शिक्षा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो
उसकी जो शुरुआत है आप यहाँ से कर पाएंगे। प्रत्येक पाठ के आरंभ में संबद्ध पाठ के समुचित संदर्भ संस्कृत भाषा में दिए गए हैं। अल्प परिश्रम से उन्हें समझा जा सकता है। पाठों को स्वतः समझने के लिए उनके अंत में शब्दार्थ तथा अपेक्षित व्याकरण संदर्भ दिए गए हैं। जो विषय वस्तु है उसको आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था भी की गई है। इसलिए शब्दार्थ, व्याकरण, सारी बात जो पाठ के अंत में दिया गया है। पाठों को विविध आयामों में समझने के लिए यथेष्ट अभ्यास चारिका की गई है। आप पाठ को समुचित रूप से समझ सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। और जब पूरे पाठ को पढ़ेंगे उसके बाद जो अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर है उसको देखेंगे तो सारी बातें आपको स्वतः होती चली जाएगी। जिसमें कुछ मौखिक और कुछ लिखित अभ्यास कार्य का सहारा लिया गया है, समावेश किया गया है। जो कुछ लिखित भी, कुछ प्रश्न लिखित हैं, कुछ मौखिक हैं। कुछ पाठों में योग्यता विस्तार के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना भी दी गई है। अतिरिक्त सूचनाएं भी हैं जो आपको आगे के जो आपका अनुभव है उससे जोड़ेगा और आगे का जो पाठ्य पुस्तक है उससे जोड़ेगा। और आपने जो कुछ सीखा है अब तक, सृजन किया है, कल्पना जो आपके अंदर है उसका जो विकास किया है उसका आप समावेश उसमें कर सकेंगे। ऐसे प्रश्नों के समाधान में आपके अंदर जो एक विशिष्ट योग्यता उत्पन्न हुई है उसकी परख हो जाती है। कहीं कहीं पाठों को उचित परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है और कहीं कहीं अधिक जानने की उत्सुकता भी हो सकती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप पाठ्य वस्तु को सिर्फ पाठ्य वस्तु तक ही सीमित रखें या फिर उससे आगे भी करें। यह आपकी योग्यता पर, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो बच्चों, आज था भूमिका का ये अंश और फिर हम अगले कक्षा में पाठों का परिचय, इसमें जो पाठ है उस पाठ का परिचय लेकर के उपस्थित होंगे। और उस पाठ के परिचय से भी प्रश्न पूछते हैं परीक्षाओं में, इसलिए उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।